Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B in the video lecture series of multiple choice question on labor code. Today we will cover part 5 and these questions are very important from your exam point of view. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सभी मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट दे दिया है और जो मटेरियल पहले 1699, 1499, 1299 और 1000 रुपीज का हुआ करता था वो अब 1299, 1099, 899 और 799 का कर दिया गया है। 1299, 1099 और 899 में आप इस मटेरियल की हार्ड कॉपी ले सकते हैं और 799 में आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपको अपडेटेड लेबर कोड्स मिलेंगे और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है। जितने भी कॉम्प्लेक्स लेबर कोड हैं उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे एक्सपर्ट के द्वारा समझाया गया है। हमने अपने यहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च किया है जिसकी कीमत है मात्र 299 रुपीज, जिसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 6 इंडिविजुअल टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब दो टेस्ट होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के, 2 टेस्ट होंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के और 2 टेस्ट होंगे इंडियन इकोनॉमी के। उसके बाद बाकी 4 टेस्ट है फुल फ्लेज टेस्ट। इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज और मटेरियल लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.crackgradeb पर जाकर विजिट करें और वहां से आप रजिस्टर्ड करने के बाद हमारी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, अपील अगेंस्ट द इंश्योरेंस कोर्ट कैन बी लाइव विद। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी कोड से ये क्वेश्चन लिया गया है जिसमें इंश्योरेंस कोड होती है। आपको पता होगा कि ESI, EPF जितने भी प्रोटेक्शंस हैं जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर दिए गए हैं वो इस कोड में मर्ज करके एक जगह रख दिए गए हैं। तो ESI में अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है, जो इस कोड के अंदर दिया गया है, जिसको इस कोड के अंदर मर्ज किया गया है, अगर कोई भी ग्रीवेंस होता है एम्प्लॉयर को जिसमें उसने इंश्योरेंस कोर्ट के अंदर अपील की है और इंश्योरेंस कोर्ट ने कोई एक अपना डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप या ESI से जो एग्रीव्ड पर्सन है जो उसका ग्रीवेंस है वो किस कोर्ट में जाके अपील करेगा। तो देयर आर 4 आंसर, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें किस में जाके अपील करेगा। तो आंसर है दोस्तों इसका डी, हाई कोर्ट में जाके वो अपील कर सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है और वो अगर इन्वॉल्व करता है वो डिसीजन अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को, तो ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इन्वॉल्व हो रहा है इस इंश्योरेंस कोर्ट के डिसीजन के अंदर। तो आप वहां जाके हाई कोर्ट में जाके अपील करेगा और हाई कोर्ट इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन करेगा। डिफाइन करने के बाद जो एम्प्लॉयर है वो अपने ग्रीवेंस को रख सकता है और हाई कोर्ट में जाके अपील करके अपने डिसीजन को, इंश्योरेंस कोर्ट के डिसीजन को चेंज भी करवा सकता है। तो ये आंसर क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रेच्युटी पेमेंट टू द जर्नलिस्ट। देखिए आपको पता होगा एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये ग्रेच्युटी से रिलेटेड है। ग्रेच्युटी 3 तरह की है, एक है नॉर्मल ग्रेच्युटी, एक ग्रेच्युटी इन्होंने फिक्स टर्म के लिए डिफाइन की है, थर्ड है आपकी जर्नलिस्ट। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जर्नलिस्ट के केस में कितने ईयर की सर्विस के बाद उसको ग्रेच्युटी पेमेंट मिल जाएगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 साल। लेकिन नॉर्मल केस में अगर कोई 5 साल की सर्विस कंटिन्यू करता है तो उस केस में इसको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। फिक्स टर्म के एम्प्लॉयमेंट में इट इज लिंक्ड विद द टेन्योर ऑफ द फिक्स टर्म एंड जर्नलिस्ट के केस में अगर 3 साल की सेवा या सर्विस वो देता है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग ग्रेच्युटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट।
तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। 5 ईयर किसके केस में? नॉर्मल केस में। 3 ईयर फॉर जर्नलिस्ट के केस में, और सीजनल वर्कर और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय के लिए it will be linked to their tenure of work. Okay. Now the third question is, which of the following members cannot become the member of the Social Security organization given in Social Security Code? देखिए, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेंबर से बनी हुई है, तो उसमें आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इसमें से कौन से मेंबर जो है उसको फॉर्म नहीं कर सकते। तो 3 ऑप्शन हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और स्टेट मिनिस्टर, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों नन। इन तीनों में से कोई भी मेंबर जो है वो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबरशिप नहीं ले सकता है, उसका मेंबर नहीं बन सकता है। इसका रीजन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। देखिए, ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। अगर आप कोड पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या दिया गया है, वो ये सारी कंडीशंस दी गई है। किस किस केस में सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है? अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, अनसाउंड माइंड का बंदा है, और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, एक ये कंडीशन है। इसके बाद कोई डिफॉल्ट किया है एम्प्लॉयर और एस्टेब्लिशमेंट ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन है हमारा वो ई पॉइंट पर बेस्ड है कि कोई भी मेंबर अगर मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल स्टेट है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल है, या फिर स्टेट मिनिस्टर है, तो उस केस में वो किसी भी इस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन सकता। हम एक चीज को यहां कह सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, खुद के काम होते हैं जो वहां जाके देखने हैं। पर अगर इनमें से किसी भी मेंबर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी चेयरमैन को अगर उसमें बना दिया जाता है, तो क्या वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा? तो आंसर इज नो। तो ये भी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इन सारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं दिया गया है, मेंबरशिप नहीं दी गई है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। Now the fourth question is, who will work as a board of judge worker and platform worker in Code on Social Security? Options are National Security Board, Welfare Board for judge and platform workers, board setup for unorganized workers, और इस तरह के किसी भी सेटअप की बात इस कोड के अंदर नहीं की गई है। तो इसका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड। जो फॉर्म होगा, इट विल एक्ट एज अ बोर्ड फॉर द जज वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसएस कोड यानी सोशल सिक्योरिटी कोड फर्दर स्टेट दैट इन एडिशन टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड में ऑल्सो एक्ट एज द बोर्ड ऑफ द पर्पज ऑफ वेलफेयर एंड judge worker and platform worker and can recommend and monitor the scheme of judge worker and platform worker. I mean to say national security board ही उनके नॉर्मल बोर्ड की तरह काम करेगा। किसके लिए? जज वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। Now the last question for today is, EPF defined under the Social Security Code will not be applicable on any establishment have 20 or more employee, any establishment have 50 और more employee, cooperative societies के लिए, and it will be applicable to all establishment registered under the code. देखिए, ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन दिया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर बात की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर फॉर्म हुई है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ये ईपीएफ का जो लॉ है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और वो इस तरह का कोई भी बेनिफिट जो ईपीएफ के अंदर दिया जाएगा, वो वहां से इस बेनिफिट को यूज कर रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं, तो उस केस में भी ये ईपीएफ जो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर दिया गया है, वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसमें ये एप्लीकेबल नहीं है? ये था आपका
कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जिसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर होगा सी। तो ये 5 क्वेश्चन थे आज के लिए। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगली बार मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और आपको और अच्छे से अपना लेवल चेक करना है तो हमारी टेस्ट सीरीज को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं।